बोलो। मैम आपने जो हैमिल्टन ऑपरेटर वाली इक्वेशन बताई थी, हम्म। मैम वो किसके लिए होती है? इलेक्ट्रॉन के लिए ही होती है या किसी और के लिए? आई एम डिस्कसिंग नाउ, राइट? ओके मैम। My screen visible to you all, right? यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Okay, in last class we have seen the Schrodinger wave equation, del square या d square जैसा आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं, x square plus del square over del y square plus del square over del z square psi plus 8 pi square m over h square e minus v psi is equal to 0, right? So this was the Schrodinger wave equation. Then we have modified this equation for getting the Hamiltonian equation. In that one we have seen minus h square by 8 pi square m del for the Laplacian operator plus v psi is equal to e psi, right? So in this one, this term, this is Hamiltonian operator, we are representing by the h. This is the Hamiltonian operator. तो इसको h साइज h डल लगा के हम इसको लिख सकते हैं. इसके अंदर इस इन दिस इक्वेशन देयर आर द टू पार्ट्स. हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में क्या होता है आपका दो पार्ट रहता है, राइट? सो जो आपका दिस वन द फर्स्ट पार्ट माइनस एच स्क्वेयर divided by 8 pi square m del square, this is the one part, and second part is the v, right? So first part, this is for the kinetic energy and v for the potential energy. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका टोटल एनर्जी जो है इसके इक्वल होता है, राइट? सो ये जो है जो हमारी इक्वेशन आ गई है, दिस इज हैमिल्टोनियन इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जिसके अंदर हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है? सो बेसिकली इन इक्वेशंस को हम यूज करते हैं. दिस इज एज पर द स्क्रोडिंगर हम क्या कर रहे थे, हमने हाइड्रोजन एटम के लिए लिखा था ये. तो बेसिकली दिस इक्वेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, और जब हम फर्दर और डिटेल में जाते हैं तो वी आर सीइंग द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन आल्सो, राइट? उनका रिपल्सन वगैरह सब हम स्टडी करते हैं इस इक्वेशन से ही, ठीक है? तो ये जो है जब हम हाइड्रोजन एटम के लिए लिखते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था माइनस जेड स्क्वायर ओवर आर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं. जेड के अंदर इसका जो चार्ज वगैरह की वैल्यू लगाकर हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, एंड देन वी कैन राइट फॉर द हाइड्रोजन एटम आल्सो. तो हम एटॉमिक स्टेट्स के अंदर बात कर रहे हैं, राइट? तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये इक्वेशन दैट वी आर राइटिंग, और जब हम और डिटेल में जाते हैं तो वी आर राइटिंग फॉर द प्रोटॉन आल्सो. राइट? सो ये जो हमारी इक्वेशन थी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, राइट? अब इस इक्वेशन के हमने इस इक्वेशंस में हमने जो है कार्टेशियन प्लेन की बात की है हमने. वी हैव टेकन द x, वी हैव टेकन द y एंड वी हैव टेकन द z, राइट? तो हमने जो कार्टेशियन प्लेन लिया था इनके अंदर, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स जो है x y z कोऑर्डिनेट्स हम ले रहे थे, राइट? अब जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, अब जो आपका जो कार्टेशियन प्लेन है, इनमें इसको एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? तो हम इसी इक्वेशंस को ही पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में यूज करेंगे. व्हाट आई एम सेइंग, दिस योर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन difficult to explain in Cartesian plane. Hence, we are using the polar coordinate.
पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम वी आर यूजिंग द आर, वी आर यूजिंग द थीटा, आई एम राइटिंग थीटा लाइक इन दिस वे, and phi. So for the polar coordinate I am using the r, theta and phi. R instead of x you can say, theta instead of y, and phi instead of z I am using, right? So after solving z I am getting the r cos theta, instead of x I am getting the r sin theta cos phi, instead of y I will be getting the r sin theta sin phi. So I'm converting your z, x, y, z into these polar coordinate terms, right? So in this one I am taking that one diagram also I am drawing now. यहाँ तक सभी को क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, मैं जो मेरे प्लेन्स है एक्स वाई जेड को, और वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको मैं पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट? So to convert the Cartesian coordinate into the polar coordinate, I am imagining the one diagram. I am correlating this Cartesian coordinate and the polar coordinate using one diagram. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, I can think that if you are one of the electron at a point A, यदि आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, वो पॉइंट आप कुछ भी मान सकते हैं, वो उस पॉइंट पे विद इन द एटम, राइट? तो उस वे में मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ. This is the X, this is the Y, this is the Z. Okay, and you can say that electron is at some point. तो इसको आप जो है जो भी मानना चाहे, एक्स वाई जेड है, तो आई कैन से दिस इज द पॉइंट ए. यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो हमने मान लिया कि इफ यू आर कंसिडरिंग योर इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट ए पॉइंट पे आपका जो है इलेक्ट्रॉन है, राइट? दिस इलेक्ट्रॉन इन विद इन द एटम के अंदर ही, राइट? एंड योर न्यूक्लियस इज एट ए यू कैन से ओ प्लेन है, and coordinates are 0 0 and 0 because that is the nucleus, right? And you can say the coordinate of electron be x y and z. ठीक है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स जो x y और z एक्सिस है उसके अंदर आपके जो वो हो गए कोऑर्डिनेट्स जो आ गए, वो आ गए x y and z हमने मान लिए. ठीक है, तो मैं y के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. मैं यहीं पर ही एक लाइन आपकी y की बना देती हूँ. ठीक है, ये y है, ये नीचे की बजाय मैंने ऊपर ही ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, ताकि आपको जो है सारा क्लियर हो जाए. यहाँ पे भी नीचे भी मैं ड्रॉ कर दूंगी, लेकिन मैंने अपर में भी ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन है. सो दैट इज हैविंग ए कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, जो ए है हैविंग द कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड. ठीक है, अब नाउ for OZ I am writing the Z, for OY I am writing the Y, for OX I am writing the X. ठीक है, ये Y है. ठीक है, अब now as I told you electron at a point A, right? and इस coordinate at the nucleus x y z जो है 0 0 0 है, right? and coordinate of electron in x y z in space, right? अब now I am thinking, right, like you are one of the plane is there. मैं अब और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ इसको, जैसे कि मैं एक और डायग्राम बना देती हूँ ताकि आपको सेपरेट समझा पाऊँ. जेड, ये एक्स है. ठीक है, अभी मैं दो ही पॉइंट लिख रही हूँ, और ये आपका आर है. ये जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन ए है, दैट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज आर आई एम राइटिंग, राइट?
एंड ये जो मैंने जो इधर की तरफ जो पॉइंट है, दिस इज, यू कैन से दिस इज वाई, राइट। तो ये हमारा वाई है, ये जेड है और ये एक्स है, ठीक है। अब नाउ यू कैन से आई एम कंबाइनिंग द लाइन, नाउ ओ जेड, ये जो आपका सेंटर पॉइंट है, ओ जेड, ओ जेड ओवर आर, राइट। अब इसमें जो है आपका जो ये दैट यू कैन से दिस इज पैरेलल टू द ओपी, जैसे मैं अपर में भी ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ से हमने क्या है, एक लाइन ड्रॉ किया है, और मैं यहाँ पे बीच में से भी जो है एंगल के लिए ड्रॉ करूंगी, राइट। तो ये जो एंगल है, जो ओ ए है और ओ जेड के बीच में, दैट एंगल इज थीटा। तो हमारा जो ये एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। ये एंगल हमारा थीटा है। यहाँ पे मैंने एक यू कैन से एक जो है परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हमारा डल गया है, ठीक है, ठीक है। तो ओ जेड ओवर ओ मीन्स आर, ओ ए है ये, दिस इज ओ ए, राइट। इट विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, ये किसके इक्वल होगा, जो ओ जेड है कोस थीटा। ओवर ओ कोस थीटा, राइट। क्योंकि हमने एंगल जो है वो थीटा मान लिया है, तो मैं इसको थीटा को ऐसे लिख देती हूँ आपके उसके लिए। सो नाउ यू आर गेटिंग द ओ जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा, हमारा आ गया, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई है, ठीक है। अब नाउ जो हमारा दूसरा एंगल है, या तो मैं इसके बीच में से लाइन, क्योंकि जो फाई है दिस इज इन बिटवीन द थीटा, ठीक है, इन बिटवीन थीटा है, इन बिटवीन थीटा है वो, राइट। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो ये जो एंगल है दिस इज द फाई, ये हमारा फाई एंगल है जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है, एक्स के जो नीचे मैंने ड्रॉ किया है, राइट। तो ये एंगल हमारा यू कैन से दिस इज द एंगल फाई, और मैंने इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये इसके ऊपर, एक्स के ऊपर, राइट। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है, राइट। तो हमारे पास जो है नाउ इन द सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, सेकेंड इक्वेशन मैं लिख रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन इज द कोस फाई, ये हमारा फाई है, दैट इज इक्वल टू द ओ एक्स ओवर ओ पी, ठीक है। ओ एक्स ओवर ओ पी हो गया है। ओ एक्स हमारा एक्स के इक्वल है, तो एक्स ओवर ओ पी इज, ओ पी किसके इक्वल है, ये एंगल्स का कोरिलेशन है बेटा, आप लोगों को पता होगा। कैन ओपी इज इक्वल टू द, यहाँ पे यदि मैं जेड यहीं पे भी लगा दूं तो जेड एक इक्वल है बेटा, ये आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा। आई एम सेइंग योर जेड ए that is parallel to OP, that's why ZA is equal to OP, right? And your sin theta is equal to ZA over R, right? So your ZA that is equal to R sin theta. Is it okay बेटा? ये क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस मैम। सो मैंने जो यहाँ पर OP नो है दैट मैम। इज इक्वल, बेटा ये जो है ना, ये जो आपका जो लाइन मैंने बताया है, ये मैंने फाइव बीच में माना था, ये फाइव जो एक्चुअली यहाँ पर बीच में आ सकता है, ठीक है। ये दो लाइनें हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है एक जो परपेंडिकुलर जो डाला,
दैट इज द पी एक्स वाला जो है, राइट, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द ओ एक्स प्लेन। वहां पर भी एक परपेंडिकुलर जो मैंने डाला है दैट इज द जेड ए, वो मैंने डाला है ओ जेड के ऊपर, राइट। तो अब जो है दिस इज द एंगल, जो थीटा है ये तो पूरा एंगल है, उसमें से मैंने जो है आधा आधा जो है दैट इज द फाई, यहाँ अपर में भी है और नीचे भी फाई फाई डाल दिया है, ठीक है। अब जो आपका जो एंगल आप देख रहे हैं ओपी जो है दैट इज पैरेलल टू योर जेड ए, जेड ए के पैरेलल है वो एंगल, वो लाइन, सॉरी। ये आपका कुछ ये दैट इज कॉन्सेप्ट टू द मैथमेटिकल, राइट, मैथमेटिक्स से ये आपका जो है रिलेशन आता है, जिसके अंदर आपका क्या है ओपी दैट विल बी पैरेलल टू द जेड ए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये दोनों जो है दैट बोथ आर पैरेलल, तो वो पैरेलल की वजह से जो जेड एम जो जेड ए जो है दैट विल बी इक्वल टू ओपी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रिलेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू निकल के आई है, आई एम इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ जेड ए इन केस ऑफ द ओपी, क्योंकि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के इक्वल है, राइट। तो यही जो वैल्यू आई है आर साइन थीटा, मैं यहाँ पर फीड कर रही हूँ आर साइन थीटा। तो मेरी जो कोस फाई की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर आर साइन थीटा। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाती है दैट इज कमिंग एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई अब मेरे पास आ जाती है। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यस ठीक है। मैम। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, राइट। अब नाउ जो मेरी ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल इज मेरी ओ पी एक्स, ओ पी एक्स जो ट्राइंगल है, एक बारी ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल ओ पी एक्स, ठीक है। So now in triangle OPX साइन जो फाई जो मेरा आता है दैट इज इक्वल टू एक्स पी ओवर ओ पी, ठीक है। साइन फाई जो है दैट इज इक्वल टू ओ पी, सॉरी एक्स पी ओवर ओ पी, राइट, एक्स पी ओवर ओ पी आ गया, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है। एंड साइन फाई यू कैन से दैट इज इक्वल टू एक्स पी, एक्स पी दैट इज इक्वल टू वाई, जो मैंने वाई से मैंने कोरिलेट किया था, इसको ये मैंने y दे दिया है, क्योंकि इसके जो रिवर्स साइड में जो जा रहा है वो भी y, एक्चुअली मेरा जो डायग्राम है वो इतना अच्छे से बन नहीं पाया है, ये एक्चुअली इस टाइप से आएगा। तो ये दोनों जो लाइनें हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइनें जा रही हैं, राइट, राइट। तो मैं जो इसको यदि लाइन को यहाँ ऐसे लगा दूँ ना, इसको हटा दीजिए आप, दिस इज y, तो यहाँ पे ये मैंने y पॉइंट मान लिया है, तो दिस इज द लाइन, तो ये y है, तो दिस इज आल्सो y, ओ y इज y, देन एक्स पी इज आल्सो y, तो ये दोनों y y है, इक्वल है, राइट। सो मेरी जो वैल्यू आ जाती है साइन फाई इज इक्वल टू y ओवर r साइन थीटा, तो ये मेरी थीटा मेरी वैल्यू आ जाती है, राइट। सो y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है। अब नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द your Cartesian coordinate of the Schrodinger wave into the polar coordinate, right? हम क्यों हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मैंने बोला कि डिफिकल्ट तो है लेकिन क्यों है ये चीजें, राइट। सो माय क्वेश्चन इज व्हाई टू ट्रांसफॉर्म Cartesian coordinate of Schrodinger wave equation into polar coordinate. Why we are transforming, right? So answer I can say that it is due to spherical symmetry of atom.
क्योंकि जो मेरा एटम है दैट इज टोटली हैविंग द स्फेरिकल सिमेट्री, राइट, वो स्फेरिकल है बिल्कुल ही, राइट। एंड सेकेंड थिंग, जब भी हम स्फेरिकल चीजें हैं एंड देयर आर सो मेनी मोशंस आर देयर, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन मोशन भी पढ़ते हो, ट्रांसलेशन मोशन भी पढ़ते हो, राइट। सो टू डू अवे with the translational motion of the atom. Okay. तो जो भी हमारा एटम के अंदर जो ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है उसको हटाने के लिए, और जो स्फेरिकल सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ही प्लेन में बात नहीं करते, हम टोटल पूरा स्फेरिकल एटम की बात कर रहे हैं, राइट। So that's why we are converting the that x y z coordinate into the r theta and phi, right। हम r theta phi में जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। सो हमारी जो इक्वेशन थी डेल स्क्वेयर साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर m ओवर h स्क्वेयर e माइनस v साई डेट इज इक्वल टू 0, राइट। हमने बोला था दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन अभी तक दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन, और जो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, राइट, दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, है ना। हमारी जो इक्वेशन है सिर्फ स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द बिगर साइज और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, राइट। सो टू गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला था प्रोटॉन वगैरह के बारे में, उनका इंटरेक्शन है, उनका रिपल्सन है, वो सभी भी आगे डिटेल में आती है, राइट। सो आई एम seeing all the things in this one equation, right? Now I am dividing this equation by the mass m, मास से मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ, तो नाउ आई एम गेटिंग डेल स्क्वेयर साई ओवर m प्लस 8 पाई स्क्वेयर ओवर h स्क्वेयर e माइनस v, यहाँ से m जो है रिमूव कर दिया मैंने सेकेंड पार्ट से, राइट। सो नाउ इफ द टू पार्टिकल्स आर देयर, राइट, यदि आपके एटम में दो पार्टिकल्स है, एटम के अंदर तो हमारे पास प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, हमारा इलेक्ट्रॉन भी है, राइट। तो राइट वी अब नाउ दिस इक्वेशन आई एम राइटिंग इफ देयर आर द टू पार्टिकल्स आर देयर, सो डेल स्क्वेयर साई ओवर m1 प्लस डेल स्क्वेयर साई ओवर m2, राइट, प्लस 8 पाई स्क्वेयर ओवर h स्क्वेयर e minus v psi that is equal to 0, right। राइट, अभी मैं इतना डिटेल में क्यों जा रही हूँ ये, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिख रहे हैं, राइट। एंड दिस इज राइटिंग फॉर द हाइड्रोजन एटम, राइट। हाइड्रोजन एटम के केस में वी आर राइटिंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज वेल एज फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट, हम दोनों ही टर्म्स के लिए जो है हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट। अब हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, दैट इज हैविंग ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट, उसका चार्ज क्या है माइनस ई है, राइट। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, राइट, उसका जो चार्ज है दैट शुड बी इक्वल टू प्लस ई, राइट। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यू हैव टू रिमूव दैट बिकॉज जेड इज इक्वल टू 1, तो माइनस ई स्क्वेयर ओवर आर वहां पर हम लगा देते हैं, राइट। तो जो ई स्क्वेयर की वैल्यू लगाने के बाद में हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने कल लिखी थी, राइट। अब जब हम पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में हम लिखेंगे उसमें भी हम जो है ये वैल्यू लगा देंगे, ठीक है। अब नाउ हमारे पास टू पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जो हो गया हमारा
m1 है और m2 पार्टिकल्स है, राइट। सो इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, वी विल यूज द रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है बेटा? रिड्यूस मास के लिए यदि आपको याद है तो m इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, हम ये लिखते हैं बेटा रिड्यूस मास के लिए। यस मैम। ठीक है, रिड्यूस मास जब भी हम कहीं पे लिखेंगे, दैट इज यूज टू रिमूव द ट्रांसलेशनल मोशन। जब हम ट्रांसलेशन मोशन किसी कॉन्सेप्ट में नहीं लेना चाहते हैं तो वहां पर हम रिड्यूस मास की बात करते हैं, राइट। सो थर्ड थिंग, we will be like psi wave function we are using. So psi wave function can be, psi wave function कहाँ से आ रहा है? psi wave function हमारा जो है, it is the solution of Schrodinger wave equation। ठीक है, इसके सॉल्यूशन से आता है, राइट। एंड इट कैन बी फैक्टर into 3 equations where each equation of involve the 3 means different variables। इस इक्वेशन में क्या होगा, 3 इक्वेशंस में क्या है, हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। मीन्स जो तुम्हारा साई वेव इक्वेशन में साई जो है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द आर, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द थीटा, दैट इज डिपेंडिंग ऑन द फाई। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेव फंक्शन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन, इट इज द combination of the angular part, that is the theta, and the last one is for the phi। तो हमारा जो ये वेव फंक्शन जो आता है पोलर कोऑर्डिनेट वाला, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। जो तुम्हारा आर जो कॉन्सेप्ट है, आर वेव फंक्शन में जहां पे लगा है, दैट इज फॉर द रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस ही लेके चलता है तो इसको रेडियल वेव फंक्शन हम बोल देते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड जो वेव फंक्शन है, दैट डिस्क्राइब द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, जो आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये हमारा एंगुलर पार्ट को बताता है, और जो रेडियल वेव फंक्शन है दैट इज डिस्क्राइबिंग द डिस्टेंस आर। ठीक है, वो डिस्टेंस को बताता है। बेटा क्लियर है ये चीज यहाँ पर कि आपके वेव फंक्शन में क्या क्या चीजें आ रही हैं? यस मैम। ठीक है, यहीं से इसी इसी वेव फंक्शन के सॉल्यूशन से आपके क्वांटम नंबर आते हैं, राइट। क्वांटम नंबर जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो दी क्वांटम नंबर आर द सॉल्यूशन ऑफ द पोलर वेव फंक्शन, दिस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट, राइट। तो हमारे जो वेव फंक्शन जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसका ही सॉल्यूशन से हमारे पास क्वांटम नंबर आते हैं, राइट। सो ये जो तीनों वेव फंक्शन है दे आर डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर पे डिपेंड करते हैं। मींस जो आर है दैट डिपेंड्स ऑन द ऑन एन एंड एल। ये एन और एल पे डिपेंड करते हैं, राइट। और जो आपका एन और एल मींस दिस वेव फंक्शन, दिस क्वांटम नंबर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। एंड योर वेव फंक्शन थीटा एंड योर वेव फंक्शन फाई, जो ये दोनों टर्म जो हमारी आ रही है वेव फंक्शन में, दीज आर डिपेंडिंग ऑन द एल एंड एम। और जो आपका फाई है दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द एम, ये एम पे डिपेंड करता है, राइट। सो दीज टू वेव फंक्शन, जिसमें हमारा साई थीटा है और साई फाई है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एन and depends on direction। जो ये वेव जो हमारा साई थीटा है और साई फाई जो वेव फंक्शन है,
they are totally depends on the direction, they are independent of the distance, right? और जो आपका पहला वेव फंक्शन है जो साई आर है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। इज इट ओके बेटा? Yes, ma'am. मैम हाँ हाँ बोलो बेटा। मैम बट ऊपर तो ये जो एल है, इट Yes. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड ऑन द डायरेक्शन बोथ। कहाँ पर बेटा? मैम एल, यू सेड ना कि अरे एल एल, डिपेंड्स ऑन द अरे एल एल एम और एन क्या है? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल इज द एंजुमेंथल क्वांटम नंबर, एम इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जो आपका आर, जो साई आर जो है, दैट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस एज वेल एज द यू कैन से दैट इज समथिंग डिपेंड ऑन द एल आल्सो, राइट? वो एल थोड़ा सा उसके आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो थीटा और फाई है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। अपर में मैंने नहीं लिखा कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन एंगल पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि अपर में जो आर है वहां पर कोई एंगल नहीं है। ओके मैम। ठीक है ना? ये जो अपर का पार्ट है, फर्स्ट जो पार्ट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड जो वेव फंक्शन है, साई थीटा एंड साई फाई, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एंगल, एंगल पे डिपेंड करते हैं वो। ठीक है? तो टोटल वेव फंक्शन, जो आपका टोटल वेव फंक्शन आर थीटा फाइव वाला जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है, सो दे आर डिपेंड्स अपॉन एन एल एंड एम पे भी डिपेंड करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव चेंज द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इनटू द पोलर कोऑर्डिनेट। हमने पोलर कोऑर्डिनेट में उसको चेंज कर दिया, क्योंकि जब हम एक्स वाई जेड लिख रहे थे तब आपके पास में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई किस पे कर रहा है, या जेड किस पे कर रहा है डिपेंड, राइट? तो हमने जब उसको पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में हमने जब उसको चेंज कर दिया इक्वेशन को, राइट? तो यू आर गेटिंग द थ्री डिफरेंट वेव फंक्शन, साई आर, साई थीटा, साई फाई, ठीक है? और जो थीटा और फाई है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द एंगल, और साई जो आर आया है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। इज इट ओके? ये रीजन है आपने क्यों चेंज किया है पोलर कोऑर्डिनेट में। हमने इसलिए चेंज किया है ताकि वो चेंज होने के बाद हमें जो है बता पाए कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें मिल क्या रहा है, ठीक है? तो जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वी डोंट हैव टू डू द डेरिवेशन फुल, सो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट वन ओवर आर स्क्वायर डी ओवर डी आर स्क्वायर डी साई ओवर डी आर प्लस वन ओवर, यार ये भी आर ऐसे बना आर है, ठीक है? आर स्क्वायर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी साई ओवर डी थीटा प्लस वन ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर साई ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस 8 pi square mu, that is the reduced mass, over h square E plus, I am writing the plus sign, plus, because whenever I am taking the for the hydrogen atom, then that is coming to the plus sign, z E square over 4 pi epsilon naught r psi, that is equal to 0, right? तो ये प्लस साइन कहाँ से आ गया? बिकॉज v दैट इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर आर। yesterday I think I have put it the I didn't put the negative sign, right? नेगेटिव साइन लेना है बेटा, क्योंकि माइनस ई है और एक प्लस ही है, राइट? फॉर द चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम, राइट? आपका जो इलेक्ट्रॉन है, that is moving around the nucleus with the charge that is equal to plus E. So total potential energy आपकी आ जाती है माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर आर, जेड वैल्यू इज 1,
सो दैट्स वाई दैट इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, ये वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की, जो हमने यहाँ इक्वेशन में इंसर्ट कर दी है, राइट। सो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट थिंग टू डू अवे विद translational motion, we converted Schrodinger wave equation into polar coordinate. So your psi, r, theta and phi, they are converting to psi r, psi theta, psi phi, okay. So I can write these three wave function into this term r, ताकि आपको रेडियल पार्ट पता चल जाए। r से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा, देन फाई। तो ये दीज आर द थ्री वेव फंक्शंस। हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, बुक में भी आपको मिलेगा, राइट। सो फॉर रिप्रेजेंटिंग दीज टू डिफरेंट पार्ट्स, सो आई एम राइटिंग r into a angular part, I am writing like in this way. So these two terms, one is the radial part, second one is the angular part, angular wave function and radial wave function. So this depend on the radius or distance, you can say, and second part is telling about the shape and depend on the angle and telling about the shape of the atom. shape बताती है हमें और that is depending on the angle. Is it okay बेटा? Yes, Yes, ma'am. yes, किसी ma'am. बच्चे को कोई डाउट है? ओके मैम हाँ बेटा बोलो। मैम आपने जो अभी इक्वेशंस निकाली थी एक्स वाई जेड के लिए, वो एक बार स्क्रॉल करके दिखा दीजिए, रेडियल इक्वेशंस। ये वाली? यस मैम। ये आपको सत्य प्रकाश बुक से भी मिल जाएगी, हुई में भी दी हुई है और जेडी ली में भी दी हुई है। ओके मैम। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल बी प्लॉटिंग बिटवीन द रेडियल पार्ट एंड द डिस्टेंस और द एंगुलर पार्ट एंड द डिस्टेंस and as well as the probability distribution curves also we will be drawing, right? तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? shall we take the attendance?